लखन अपनी ऑटो लेकर शहर की तरफ सवारी लाने जा रहा था। तभी सामने पुलिस बैरियर के पास 5 पुलिस वाले खड़े होकर आने जाने वालों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुबह से अभी तक उनके हाथों में एक भी मुर्गा नहीं फंसा था। तभी ड्राइवर लखन ऑटो को जैसे ही सामने ले जाता है, तो उसके ऑटो को 5 पुलिस वाले रोक लेते हैं और उनमें से एक बड़े मूंछों वाला पुलिस कांस्टेबल चिल्लाते हुए ड्राइवर लखन का शर्ट पकड़कर ऑटो से बाहर खींचता है और कहता है, चल 5,000 रुपया निकाल, क्योंकि तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ऑटो ड्राइवर लखन कहता है कि सर, मैंने कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, मुझे जरा बताएंगे। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि या तो जुर्माना भर, वरना तुम्हें हमारे साथ थाने में चलना पड़ेगा। अब लखन जैसे उस थाने का नाम सुनता है, तो उनसे कहता है कि मैं जुर्माना नहीं भरूं, मुझे उस थाने के अंदर ही ले चलो, क्योंकि उस थाने के अंदर उसकी पत्नी, जिसका नाम था कविता, 2 दिन पहले उस थाने के अंदर उसकी पोस्टिंग हुई थी और लखन ने अपनी पत्नी को ऊंटों चलाकर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था। तो उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी उसकी मदद करेगी और पूछेगी कि कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद लखन बेखौफ होकर उस थाने के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद एक कुर्सी पर उसको बैठा दिया जाता है। इधर जो डीएसपी मैडम थी, वह फोन पर किसी से कहने लग रही थी कि इस तरह से जानकारी निकालने की कोशिश मत करो, किसी को जरा सा पद क्या मिल गया, तुम लोग सब जगह पर ऐसे ही यूज करने लगे, मेरे नाम को आइंदा मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इस तरह की फटकार वो फोन से किसी को लगा रही थी। उसके बाद डीएसपी मैडम वहां पर आती हैं और कांस्टेबल से पूछती हैं कि इसको क्यों पकड़ कर लाए हो। उसके बाद कांस्टेबल बताता है कि इसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और यह जुर्माना देने से मना कर रहा है। अब इसके बाद लखन आशा भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी कहती है कि अगर यह जुर्माना नहीं दे रहा है, तो इसका ऑटो जब्त कर लो, इसको यहां से भगा दो। इस बात को लखन जैसे ही अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है, तो एकदम हैरान और परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को उसने ऑटो चलाकर पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया था और उसकी पत्नी ने आज उस ऑटो को ही बंद करने के लिए बोल दिया था, जिस ऑटो की वजह से वह डीएसपी बनी थी। अब इसके बाद लखन मायूस हो जाता है और कविता की तरफ सूखी सी आंखों से देखने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी हवलदार से कहती है कि जल्द से जल्द इसे यहां से निकालो और इसके ओंठों को जब्त कर लो, कल आकर यह कोर्ट से छुड़ा लेगा। अब लखन इसके बाद उस थाने से भारी कदमों के साथ, उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मायूसी थी, धीरे धीरे चलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वह रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि जिस दिन कविता को मैंने पढ़ाना लिखा चालू किया था, तो उस दिन तो ये बड़ा कहा करती थी कि इतने में किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल ना करूं, उतने दिन ही तो मेहनत कर लो, उसके बाद तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब भारी कदमों के साथ इन सभी बातों के बारे में सोचता हुआ अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर अपनी माँ को पूरी बात के बारे में बताता है। वह कहता है कि माँ, कविता तो इतना बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया और मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। अब इस बात को जैसे उसकी माँ सुनती है, तो कहती है कि बेटा, तुम्हें वह दिन तो याद होगा जब कविता की शादी तुम्हारे साथ हुई थी और उसके तीसरे चौथे दिन ही इसने बोल दिया था कि तुम लोगों ने हामी भरी है, मुझे पढ़ाने लिखाने की और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। उस टाइम पर परिवार की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उस समय भी इसने जबरदस्ती हमसे की थी पढ़ने लिखने के लिए। अब इस बात को सोचकर दोनों माँ बेटे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इधर जो लखन का बेटा था, वह अपनी दादी के साथ ज्यादा खेला करता, क्योंकि उसकी माँ को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत ही नहीं थी और इसी वजह से वह दादी को सबसे ज्यादा लाड किया करता था। वहीं पर उसके साथ खेला कूदा करता और उसी के साथ ज्यादातर रात को सोया करता। जो कविता थी, वह सरकारी क्वार्टर में वहीं पर रहा करती थी, जहां पर उसका ऑफिस था, क्योंकि ऑफिस से घर की दूरी काफी ज्यादा थी और उसे वहां पर क्वार्टर मिल हुआ था, तो वह उसी क्वार्टर के अंदर रहा करती थी। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन कविता वेट कर रही थी कि वह आएगा और आकर कोर्ट से ऑटो को छुड़ाने के लिए कागज बनवा के लाएगा। उसके बाद कविता इंतजार करती रहती है, लेकिन जो लखन है वह वहां पर अपने ऑटो को छुड़वाने के लिए नहीं आता है। इस बात को देखकर कविता को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह गुस्से से भरी हुई सीधा अपने घर जाती है। लखन के पास वहां जाकर देखती है, जो उसकी सास है
उसके बालों की छंपी कर रही है और लखन वहीं पर नीचे बैठा हुआ है। और लखन का बेटा वहां पर खेल रहा है, दोनों का किसी का भी उस बेटे की तरफ ध्यान नहीं था, वह अच्छी तरह से खेल रहा था। अब इस बात को देखकर वह खामखा ही अपने पति और अपनी सास पर भड़क जाती है। कहती है कि तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते, इस तरह से बच्चे संभाले जाते हैं। अगर इसको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार रहेगा? उसके बाद लखन अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो? बच्चे संभालने नहीं आते। अब तक यह जितना भी बड़ा हुआ है उतना मां ने ही इसको बड़ा किया है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को किस तरह से संभाला जाता है। तुम इसके बारे में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। अब जैसे ही लखन के मुंह से यह बात कविता सुनती है तो एकदम से उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम ऑटो को लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर दिया था और तुम वहां पर नहीं पहुंचे टाइम पर। अब इस बात को सुनकर लखन कहता है कि तुम्हें इतनी ही पड़ी थी तो उस दिन थाने में ही यह मना कर दिया होता कि इसके ऑटो को जब्त ना किया जाए, और इसने कोई भी गुनाह नहीं किया है और मैंने असलियत में भी कोई गुनाह नहीं किया था। कहीं तुम यह सोचने लगे कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठा रहा था। तुम असलियत को तो निकाल सकती थी, क्योंकि तुम बड़ी अधिकारी हो, तो असलियत तो तुम्हारे सामने आ ही सकती थी। अब इसके बाद कविता उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग गंवार हो और तुम क्या जानो किस तरह से ड्यूटी की जाती है, और मेरे बच्चे को भी तुम अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते। ऐसा कहकर वह अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां से उसके बच्चे के सारे सामान को पैक करती है और जाते हुए कहती है कि मुझे अब तुम जैसे गंवार के साथ नहीं रहना, और मैं कहां तक अपनी बुद्धि को खराब करूंगी। तुम लोगों से जबान लड़ाकू लोग तो इसी तरह से जबान लड़ाने के लिए यहां पर बैठे हो। लखन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन उसका जो बेटा था 6 साल का, वह बार बार अपनी दादी की तरफ उंगली कर रहा था और कह रहा था कि दादी, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मुझे पापा और तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि जो कविता थी उसने कभी भी अपने बच्चे को लाड प्यार से नहीं रखा था, वह तो केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दिया करती थी। अब इसके बाद कविता उसका हाथ पकड़कर और उसकी तरफ घुड़तेज है जहां पर वह रहा करती है। अब इसके बाद कविता लड़ाई करके वहां से चली गई थी। अब जैसे ही यह बात कविता के माता पिता को पता चलती है तो वह लोग कविता को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, और कविता जो कि अपनी वर्दी के घमंड में थी, वह कहती है कि मुझसे कोई भी नाता रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो उसके माँ बाप हैं वह भी उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इधर जो उसका भाई था वह भी कहता है कि बहन, यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन वर्दी के घमंड में वह उसको भी उल्टा सीधा सुना देती है। Subscribe for next part.